हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो पीएटी की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ग्रेगरी पिंक्स के द्वारा, जेम्स डेवर के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका खोज कब किया गया था वैक्यूम फ्लास्क का? तो 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में किसने किया था? तो जेम्स डेवर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेम्स डेवर ने कब किया था? 1892 ईस्वी में किया था। चलिए अगला देखते हैं। मायोपिया आँख का दोष है। मायोपिया आँख का दोष है जिसे कहा जाता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, रतौंधी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह किससे संबंधित है? तो मायोपिया को आँख जो दोष है इसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? निकट दृष्टि दोष। अथवा क्या होता है इसमें पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। पास की वस्तुएं क्या होती हैं? वह कैसे दिखाई देती हैं? साफ। पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं क्या होती हैं? धुंधला दिखाई देती हैं। इसमें जो है पास की वस्तु जो है साफ दिखाई देती हैं और दूर की कैसी दिखाई देती है? धुंधला दिखाई देती है। ठीक है, धुंधली दिखाई देती है। दूर की कैसे दिखाई देती है? धुंधली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके उपचार की बात की जाए तो इसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। कौन सा? अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के खातिर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं क्या होती हैं? वह धुंधला दिखाई पड़ती हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रॉबर्ट न्यूक्लियस को, डॉक्टर इयान विल्मॉट को, डॉक्टर N.E. वोरांग को, डॉक्टर J.C. बोस को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर N.E. वोरांग को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है 1970 में, इन्हें कब 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल कब इन्हें सम्मानित किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1970 में। 1970 में इन्हें क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। अगर भारत में पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन थे। और विश्व में थे N.E. वोरांग थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए इन्हें 1970 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर पूछा जाए नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आप सब क्या बताएंगे? नीली क्रांति का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध जो है वह मत्स्य उत्पादन से है। किससे है? मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। चलिए अगला देखते हैं। पैंथेरा टिग्रिस किस वैज्ञानिक का नाम है? तो पैंथेरा
टिग्रिस किस वैज्ञानिक का नाम है? तो तेंदुआ का है, बाघ का है, व्हेल का है, बकरी का है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिंथोरा टिग्रिस जो है वह बाघ का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह बाघ का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कांच को भी कहा जाता है। कांच को भी कहा जाता है। कांच को क्या कहा जाता है? अतिशीत द्रव्य कहा जाता है, सुपर द्रव्य कहा जाता है, आदर्श द्रव्य कहा जाता है, अश्रावित द्रव्य कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? कांच को अतिशीत द्रव्य। क्या कहा जाता है? अशीत द्रव्य। इसका मिश्रण किससे होता है? बालू अथवा सिलिकेट का होता है। इसमें मिश्रण किसका होता है? बालू तथा सिलिकेट। बालू तथा सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच किसका मिश्रण होता है? बालू तथा सिलिकेट का क्या होता है? मिश्रण होता है। सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसे क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड किसे कहा जाता है? तो कांच को कहा जाता है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ये इसका अतिशीत द्रव्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अतिशीत द्रव्य क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन कहा है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? गांधी के द्वारा कहा गया है, गोखले के द्वारा कहा गया है, नेहरू के द्वारा कहा गया है, तो तिलक के द्वारा कहा गया है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह किसके द्वारा कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है कि जन्म मेरा सिद्ध अधिकार है, इसे मैं पा के रहूँगा। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो ये गरम दल के नेता थे। कैसे नेता थे? गरम दल के नेता कौन कौन थे? तो गरम दल के नेता कौन थे? लाल, बाल और पाल। लाल, बाल, पाल थे। गरम दल के नेता कौन थे? लाल, बाल, पाल। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए। और पाल से हो गए बिपिन चंद पाल। गरम दल के नेता कौन थे? लाल, बाल, पाल थे। लाल से हो गया लाला लाजपत राय हो गए हैं। बस बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक हो गए। पाल से हो गया बिपिन चंद पाल। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म मेरा सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह इन्हीं के द्वारा कहा गया था। बाल गंगाधर तिलक के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। तो चलिए अगला देखते हैं। देहरादून की राजधानी है। देहरादून की राजधानी है। देहरादून की राजधानी है। देहरादून की राजधानी है तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। उत्तर प्रदेश की क्या हो जाएगी? लखनऊ हो जाएगी। त्रिपुरा की क्या हो जाएगा? अगरतला हो जाएगा। अगरतला हो जाएगा।
तला हो जाएगा त्रिपुरा का। अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा? ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। तो चलिए अगला देखते हैं। गिर के जंगल डैश में स्थित है? केरल है, गुजरात है, जम्मू और कश्मीर है, कर्नाटक है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? गुजरात है। गिर के जंगल में कौन सा स्थित है? तो गुजरात स्थित है। यहाँ क्या है? एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर किसके लिए जाना जाता है? तो एशियाई सिंहों के लिए यह स्थान जाना जाता है। गिर नेशनल या गिर राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहते हैं। इसके गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बाबर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो 1483 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में, 1683 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में। 14 फरवरी 1483 में कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान के कहाँ? फरगना ज़िले में हुआ था। उज्बेकिस्तान के फरगना ज़िले में हुआ था। 14 फरवरी 1493 में उज्बेकिस्तान के फरगना ज़िले में हुआ था। इनका पुत्र कौन था? तो बाबर का पुत्र हुमायूं था। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं था। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530। 26 दिसंबर 1530 की बाबर की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 की बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। अगर इनके शव की बात की जाए, इनका शव पहले कहाँ? आगरा में रखा गया था। पहले कहाँ रखा गया था? आगरा में रखा गया था। बाद में जो है इनको काबुल को बाग-ए-बाबर में रखा गया था। काबुल में जो है बाद में इनको कहाँ ले जाया गया है? काबुल में ले जाया गया। काबुल में क्या है? बाग-ए-बाबर, यहाँ पर इनको दफनाया गया। बाग-ए-बाबर में इनको दफनाया गया। पहले आगरा में थे, बाद में इन्हें काबुल ले जाया गया। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, सर विलियम डेनिस थे, दी लॉर्ड नेपियर थे, वारेन हेंगिस्टन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वारेन हेंगिस्टस थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब हुए थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल यही थे। इन्हें 1773 में, कब? 1773 ईस्वी में रेलिक्ट एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, 1773 रेलिक्ट एक्ट के द्वारा इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काली है, शिवालिका है, देहरादून है, कुमाऊं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवालिका। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिका हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है सबसे नवीनतम भाग है। शिवालिका क्या है? सबसे नवीनतम भाग कौन सा है? तो शिवालिका जो है यह सबसे नवीनतम भाग है। इसे
वाय हिमालय भी कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? वाय हिमालय। वाय हिमालय, शिवालिका को जो है वाय हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, वाय हिमालय किसे कहा जाता है? तो शिवालिका को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। समानतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? समानतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को, राजा राम मोहन राय को, महात्मा फुल्ले को, एम.जी. रनाडे को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता था? भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में इनके द्वारा क्या किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। कब? 1828 ईस्वी में किया गया था। यह क्या थे? एक सामाजिक एवं धार्मिक सुधारक थे। सामाजिक एवं धार्मिक सुधारक थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा है, गोदावरी है, महानदी है, कावेरी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर हो जाएगा? गोदावरी। यह क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किमी। 1465 किमी है। कितनी है? 1465 किमी है। यह इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो महाराष्ट्र से हुआ है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? महाराष्ट्र से हुआ है। इसे जो है क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा की, इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। और वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा भी इसे ही, गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा दोनों के नाम एक ही हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। तो इनकी सहायक नदियों की बात की जाए तो इनकी सहायक नदी क्या है? मंजार है, और क्या है? मंजार है और इंद्रावती है। मंजार और इंद्रावती इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी से निकली कहाँ है? तो महाराष्ट्र से निकली हुई हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 19 के, अनुच्छेद 19 के, अनुच्छेद 20 के, अनुच्छेद 21 के, अनुच्छेद 18 के। तो निजता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निजता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अधीन होता है। किसके होता है? अनुच्छेद 21 के। यह क्या है? संवैधानिक सभा में भाग 3 किसमें है? भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकारों को निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत दिए जाने का अधिकार है कि व्यक्ति क्या है? स्वतंत्रता का हिस्सा है। तो यह इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल में कौन सी विदेशी यात्री भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां के शासनकाल में कौन विदेशी यात्री भारत आया था? तो थॉमस रो थे, विलियम
हाइकिन्स थे, इब्न बतूता थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मनुची इनके समय में भारत आए थे। कब? 1627 ईस्वी से और 1665 तक 58 तक इनका कार्यकाल रहा था। कब? 1627 से 1635 तक 65 तक इनका क्या था? कार्यकाल था। इसी दौरान क्या हुए थे? इटली के कहाँ के थे? इटली के थे मनुची। कौन थे? मनुची। ये आए हुए थे, इनके समय में मनुची क्या हुए थे? भारत आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। मनुची जो है शाहजहाँ के काल में भारत आए हुए थे। तो चलिए अगला देखते हैं। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 7 हैं, 2 हैं, 1 है, 4 हैं। तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। एक क्या है? एक फोबोस हो जाएगा, फोबोस, और दूसरा क्या है? फोबोस है, दूसरा क्या है? डीमोस। फोबोस और डीमोस ये क्या थे? मंगल के दोनों उपग्रह हैं। इन उपग्रहों की खोज कब किए गए थे? 1877 में। 1877 ईस्वी में किसने किए थे? आसफ हाल के द्वारा किए गया था। आसफ हाल किसने किया था? फोबोस और डीमोस ग्रह की खोज, उपग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो 1877 ईस्वी में आसफ हाल के द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? लेड सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 17 का तो लेड सल्फेट क्या है? यह जल में घुलनशील नहीं है। बाकी ये सभी क्या हैं? जल में घुलनशील हैं। तो क्या है ये? लेड सल्फेट जल में घुलनशील नहीं है। इसके अलावा बेरियम सल्फेट भी क्या है? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट भी जल में घुलनशील नहीं है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। यह सभी लेड सल्फेट और बेरियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट क्या है? ये तीनों जल में घुलनशील नहीं है। बाकी ये जिंक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या है? ये सब जल में घुलनशील हैं। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेड सल्फेट। तो चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कर कोड को सही उत्तर चुनें। तो इसमें सूची 1 और 2 को चुनना है। चलिए देखते हैं। औद्योगिक केंद्र है, प्रमुख उद्योग है। आगरा में क्या है? तो आगरा क्या है? एक पर्यटक स्थल है। इसमें क्या हो जाएगा? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 हो जाएगा, ये 4 है। ठीक है। तो आगरा में क्या है? पर्यटक स्थल है। कानपुर किससे है संबंधित है? तो चमड़ा उद्योग से। कानपुर किससे संबंधित है? चमड़ा उद्योग से। मेरठ खेल कूद के सामान से संबंधित है। और मुरादाबाद क्या है? धातु पत्र से संबंधित है। तो आगरा क्या है? यहाँ पर्यटन स्थल है, इसके लिए फेमस है। कानपुर जो है चमड़े का सामान, इसके लिए फेमस है। मेरठ में जो है खेल कूद के सामान के लिए फेमस है। जबकि मुरादाबाद क्या है? धातु पत्रता के लिए फेमस स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 में 4, किस में 1 में 4? इसमें और इसमें। 1 में 4, 2 में, बी में 2, 1 में 4, बी में 1 इसमें है। और मेरठ ये क्या है? 2 है। मुरादाबाद 3,
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हिंडाल्को हिंडाल्को स्थापित है मोदी नगर में, रॉबर्ट्सगंज में, रेणुकूट में, नोएडा में। तो यह कहाँ पर स्थापित है? तो यह रेणुकूट में स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्या है? एक जल प्रबंधन परियोजना है। क्या है? यह एक जल प्रबंधन परियोजना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन, मथुरा, जेके मंदिर, लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, देवी पटना मंदिर, तो तुलसीपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेके मंदिर। यह लखनऊ में नहीं स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? जेके मंदिर कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में स्थित है। जेके मंदिर कहाँ है? कानपुर में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेके मंदिर कहाँ है? कानपुर में स्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही सुमेलित नहीं है। तो यह कहाँ है? कानपुर में स्थित है। ठीक है, जेके मंदिर कानपुर में, वृंदावन मथुरा में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, देवी पटना मंदिर तुलसीपुर में स्थित है। तो चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर क्या है? अयोध्या है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, कन्नौज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या क्या है? वाराणसी जो है, वाराणसी उत्तर प्रदेश का ये प्राचीनतम जीवंत नगर है, जिसे धार्मिक नगरी के नाम से भी विख्यात है। किसे? धार्मिक नगरी से भी विख्यात है। या किससे विख्यात है? धार्मिक नगरी से भी विख्यात है। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर क्या हो जाएगा? वाराणसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो सैयद वंश, लोदी वंश, राजपूत वंश, खिलजी वंश। तो खिज्र खां के द्वारा कौन सी वंश को स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैयद वंश को स्थापित किया था। तो खिज्र खां ने किस वंश को स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैयद वंश को स्थापित किया था। चलिए अगला देखते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा में, प्रयागराज में, वाराणसी में, ताम्रलिप्ति में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ करते थे हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा? तो प्रयाग में करते थे। कहाँ? प्रयाग में। ये जो है प्रत्येक 5 वर्षों में, कितने? प्रत्येक 5 वर्षों में यह धार्मिक सभा किया करते थे। इसमें क्या होता था? सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ किया जाता था। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रयागराज में। अगला देखते हैं। श्वेत प्लेग आमतौर से किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत प्लेग जो है आमतौर से किस नाम से जाना जाता है? टाइफाइड से, मलेरिया से, क्षय रोग से, प्लेग रोग से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्लेग जो है क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। यह क्या है? एक बैक्टीरिया जनक बीमारी है। कैसी बीमारी है? तो बैक्टीरिया कैसी बीमारी है? यह
बैक्टीरिया जनक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? तो यह फेफड़ा को सबसे अधिक प्रभावित कैसे करती है? क्षय रोग से। क्षय रोग में क्या प्रभावित होता है? तो यह फेफड़े को अधिक प्रभावित करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। श्वेत प्लेग आमतौर से किस नाम से जाना जाता है? तो क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। या किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है। कैसे रोग है? तो बैक्टीरिया जनित बीमारी है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्षय रोग। चलिए अगला देखते हैं। श्रेष्ठ प्रतिभूतियाँ क्या हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ हैं, सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ हैं, निजी क्षेत्र द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ हैं, संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रेष्ठ प्रतिभूतियाँ क्या हैं? सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।